Hello aspirants, welcome to my channel Judiciary with Ruchi. Hope you guys are fine and in pink of your health. So कल हमने डॉक्यूमेंट पढ़ा था, आज हम लोग एविडेंस के बारे में पढ़ेंगे. सो व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट अबाउट एविडेंस इज़ कि ये थोड़ा ना क्रक्स है, मतलब इसके बिना एविडेंस एक्ट कुछ भी नहीं है. तो एविडेंस को समझना बहुत ज़रूरी है. सो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं गाइस तो प्लीज़ चेक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगी एंड गो थ्रू देम. सो लेट्स स्टार्ट विद द एविडेंस. बेसिकली एविडेंस क्या है, हमने डिस्कस किया था प्रीवियसली भी कि किसी भी चीज़ को प्रूव करना हो और हमें डिसप्रूव करना हो. किसी भी फैक्ट को प्रूव या डिसप्रूव करने के लिए जो चीज़ें दी जाती हैं, जो फैक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं, उन्हें हम एविडेंस बोलते हैं, है ना. इट इज़ बेसिकली टू प्रूव और डिसप्रूव सम फैक्ट. द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनी फैक्ट इन इशू, ये चीज़ थी. सो हम एक बार इसकी बेयर लैंग्वेज रीड करते हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करेंगे, समझेंगे कि क्या है. एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स. सी इट इज़ एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन जो आपको मीनिंग भी बता रहा है और जो आपको एक इंक्लूसिव डेफिनेशन दे रहा है, एक एक्सटेंशन बता रहा है कि इसके अलावा भी आपको क्या क्या कंसिडर करना है एज एन एविडेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द पॉइंट इज ऑल स्टेटमेंट्स, सारी स्टेटमेंट्स विच द कोर्ट परमिट्स, या तो कोर्ट उनको परमिशन दे रहा है कि आप इसे बोल सकते हैं, आप इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, या रिक्वायर कर रहा है टू बी मेड बिफोर इट. कोर्ट के सामने जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी कोर्ट की परमिशन के बाद विटनेसेस के द्वारा किस रिलेशन में, जो कि मैटर्स ऑफ फैक्ट है अंडर इंक्वायरी, इंक्वायरी में जो भी मैटर है उसके रिलेशन में अगर कोर्ट आपको परमिट कर रहा है या आपसे रिक्वायर कर रहा है कि आप इस चीज़ के बारे में बताइए, आप इस चीज़ के बारे में हमें एविडेंस दीजिए, तो उन एविडेंस को हम कंसिडर करेंगे ओरल एविडेंस. Because these are the statements, these are the statements, these are the words uttered by witnesses, जो witnesses ने बोले हैं, वो statements हम कंसिडर करेंगे ओरल एविडेंस के तौर पे. ठीक है गाइस. नाउ सेकंड कह रहा है ऑल डॉक्यूमेंट्स. नाउ इज टॉकिंग अबाउट द एविडेंस. कहता है जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स को मिला के जो भी प्रोड्यूस किए जा रहे हैं कोर्ट के सामने इंस्पेक्शन के लिए, ताकि उनको कोर्ट इंस्पेक्ट कर सके, उनको चेक कर सके कि कितने उनकी एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस के बारे में, उनकी ऑथेंटिसिटी के बारे में, उनको किसी कंक्लूजन पे ड्राइव करने के लिए, कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ करने के लिए, तो जो भी प्रोड्यूस करे जा रहे हैं ऐसे डॉक्यूमेंट, उनको हम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस बोलेंगे. बिकॉज दीज आर द थिंग्स एग्जिबिटेड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट. इट इज़ द मटीरियल प्रोड्यूस्ड, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट फॉर इंस्पेक्शन. तो ये सब चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट में, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में आ जाएंगी. सो दिस वाज अबाउट द एविडेंस एज एन ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री. सो एविडेंस का जो बेसिक मीनिंग है हम ड्राइव करते हैं एक लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है एविडेंट. मीन्स एपरेंट, मतलब आपको देखने में उसे समझ में आ रहा है, एपरेंट है, आपको दिख रहा है, आपको विजिबल है, आपको समझ में आ रहा है, तो वो एपरेंट है. क्या कि वो चीज़ प्रूफ हो रही है, चीज़ को प्रूव कर रहा है या उस चीज़ को डिसप्रूव कर रहा है. ठीक है, ये हो गया हमारा. अच्छा, ये तो थी एविडेंस की बात एज इन ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री. तो अगर हम ब्रॉड सेंस में देखें तो अभी हमने पढ़ा था कि एविडेंस आर टू बी गिवन ऑफ द फैक्ट इन इशू एंड रिलेवेंट फैक्ट, राइट. क्यों? क्योंकि हमें प्रूफ करना है. सो इस चीज़ से हम एक ब्रॉड आइडिया ये लगा पा रहे हैं कि जो एविडेंस है
वो बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में हमें बता रहा है। कौन सी 3 चीज़ें हैं वो? एक तो है वो कि एविडेंस इज बीइंग इक्विवेलेंट टू व्हाट? टू रिलेवेंट। क्योंकि कोई भी चीज़ हम एविडेंस में ले रहे हैं वो रिलेवेंट है ना। अगर इरेलेवेंट है तो हम उसको कंसिडर ही नहीं करेंगे, कोर्ट उनको कंसिडर ही नहीं करेगा। ठीक है, इरेलेवेंट है, ले जाए इसको यहाँ से, मैं तो इसको मान ही नहीं रहा। तो एक हो गया रिलेवेंट, दूसरा हो गया प्रूफ के बारे में बात कर रहा है। कोई भी चीज़ अगर प्रूफ हो रही है, प्रूफ के लिए गई है तो वो एविडेंस बनेगी। प्रूफ जाएगा तभी तो एविडेंस बनेगी ना। बेसिक मीन तो यही है कि प्रूफ करना है, डिसप्रूफ करना है। तो अगर हम प्रूफ दे देते हैं किसी भी चीज़ का एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस का, तो वो भी एविडेंस हो जाएगी। थर्ड हम बात कर रहे हैं मटेरियल। कोई भी बेफिजुल की चीज़ कोर्ट नहीं कंसिडर करेगा। जहाँ लगता है कोर्ट को इट इज़ वेरी मटेरियल, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हाँ ये हमें चाहिए, इसके बिना ये चीज़ कंप्लीट नहीं हो पा रही, इसके बिना हम किसी कंक्लूजन को ड्राइव नहीं कर पा रहे, इसके बिना हम कोई इन्फ्रेंस नहीं ले पा रहे हैं, तो वो मटेरियल सब्सटेंस भी एविडेंस के तौर पे ट्रीट किया जाएगा। सो बेसिकली ब्रॉड आइडिया में तो ये 3 चीज़ों की बात कर रहा है। ठीक है, नाउ अगर हम स्टीफन की बात करें तो स्टीफन ने भी हमें यही कहा है कि ओरल और डॉक्यूमेंट्री ही एविडेंस होते हैं। और भी तरीके के एविडेंस होते हैं, अभी हम डिस्कस करते हैं, पर बेसिकली एविडेंस एक्ट तो हमें यही बता रहा है कि भाई मैं तो इन चीज़ों को कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, सो स्टीफन ने जब इन दोनों चीज़ों के बारे में बात करी, ओरल एविडेंस एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, टेलर ने भी अपनी एक डेफिनेशन दी थी, उसका भी यही था कि कोई भी ऐसा लीगल मीन जिससे हम प्रूफ या डिसप्रूफ कर रहे हैं किसी फैक्ट को, वो एविडेंस माना जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से फिप्सन ने भी कहा था कि जो टेस्टिमनी दी जा रही है विटनेस के थ्रू, जो डॉक्यूमेंट्री और ओरल एविडेंस दिए जा रहे हैं फॉर द लीगली रिसीव्ड इन ऑर्डर टू डिसप्रूव सम फैक्ट और प्रूव सम फैक्ट इन डिस्प्यूट, तो वो भी हमारे एविडेंस की कैटेगरी में आ जाएंगे, वही एविडेंस कहलाएंगे। सो इन ब्रॉड सेंस अगर हम देखें तो सब लोगों की डेफिनेशन सिर्फ एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बात कर रही है कि दीज आर दी इंस्ट्रूमेंट्स, जो हम ओरल एविडेंस ला रहे हैं, जो हम डॉक्यूमेंट्स ला रहे हैं, जो हम टेस्टिमनी ला रहे हैं, जो हमने स्टेटमेंट्स कर रहे हैं, ये हमने स्टेटमेंट्स पढ़ी ना, स्टेटमेंट्स दी जा रही हैं तो ओरल है, डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो क्या है, वो डॉक्यूमेंट्री हैं, है ना। तो जब ये बात करें तो बेसिकली दे आर टेलिंग अस द इंस्ट्रूमेंट, दे आर द मीन्स by which any fact is being proved or disproved। ये 2 बातें हो रही हैं। ठीक है, कोई भी फैक्ट, कोई भी रिलेवेंट फैक्ट जो है वो कोर्ट के सामने प्रोड्यूस किया जा रहा है ताकि कोर्ट उससे एडजुडिकेट कर पाए मैटर इन डिस्प्यूट को, फैक्ट इन इशू को वो सॉल्व कर पाए, उससे कंक्लूजन ड्रॉ कर सके। ये कोर्ट का काम है कि कौन कौन से फैक्ट उसमें एडमिसिबल हैं, कौन कौन से रिलेवेंट हैं, वो कोर्ट देखेगा। आप रिलेवेंसी क्रिएट करेंगे, एडमिसिबिलिटी कोर्ट का काम है। ठीक है ना, एक लॉयर क्या करता है, रिलेवेंसी क्रिएट करता है ना कि हाँ भाई ये इससे रिलेवेंट हो रहा है, तो कहाँ कहाँ रिलेवेंट हो रहा है, कहाँ कहाँ उसे एडमिसिबल करना है, इट इज़ अपॉन द कोर्ट, वो कोर्ट का डिसीजन है। सो कोई भी ऐसी डिस्पोजिशन, कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जो एक विटनेस दे रहा है कोर्ट में एज एन ओरल डॉक्यूमेंट, ओरल एविडेंस, और कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस कर रहा है कोर्ट के सामने फॉर द इंस्पेक्शन, फॉर द मैटर अंडर इंक्वायरी, तो वो भी हमारा एविडेंस माना जाएगा। सो दिस वॉज अबाउट द एविडेंस इन द ब्रॉड सेंस, जो हमारे बता रहा है कि हम किस किस चीज़ को कंसिडर करेंगे एज एन एविडेंस। सो ये तो था हमारा अब तक का एविडेंस। अब आपको क्या लगता है कि इसके अलावा किसी और चीज़ के एविडेंस नहीं दिए जाएंगे? इज इट द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट? नो, इट इज़ नॉट। द डेफिनेशन ऑफ इन एविडेंस इन द इंडियन एविडेंस एक्ट इज इनकम्प्लीट इन इटसेल्फ।
क्योंकि इसके अलावा भी हम और तरीके से एविडेंस दे पा रहे हैं। कहाँ दे पा रहे हैं, कैसे दे पा रहे हैं, अभी हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, अपार्ट फ्रॉम द स्टेटमेंट्स जो हमने अभी बोली हैं, और स्टेटमेंट्स हो गए, डॉक्यूमेंट्स हो गए, उनके अलावा क्या क्या चीज़ें हैं जो कंसिडर की जाएंगी एज एन एविडेंस, वो देख लेते हैं। आप बेयर एक्ट हैं आप लोगों के पास, तो प्लीज़ निकाल लीजिए, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। हाँ, बेयर एक्ट में है, मैं यहाँ आपके सामने स्क्रीन पे लिख दूँगी, आप प्लीज़ वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 59 की, तो उसमें कह रहा है प्रूफ ऑफ फैक्ट्स बाय ओरल एविडेंस, कि आपको ओरल एविडेंस के थ्रू फैक्ट्स को प्रूफ करना है जो कि डॉक्यूमेंट नहीं है। कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट के अलावा आप फैक्ट्स को ओरल एविडेंस के थ्रू प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है ना, यही दे रखा है। इसी के साथ सेक्शन नंबर 60 में आप देखेंगे जो एक प्रोविजो दिया हुआ है आपको, प्रोविजो चेक कीजिए प्लीज़, सेक्शन नंबर 60 का सेकंड प्रोविजो जो दे रखा है कि डेट्स इफ ओरल एविडेंस रेफर्स टू द एग्जिस्टेंस और कंडीशन ऑफ एनी मटेरियल थिंग अदर देन अ डॉक्यूमेंट, कोई डॉक्यूमेंट के अलावा कोर्ट को ऐसा लगता है कि कोई ऐसी मटेरियल चीज़ है जिसके थ्रू उसको हेल्प मिलेगी, जिसके थ्रू वो रिलेवेंट फैक्ट एंड इशू को सॉल्व करने में, कंक्लूजन ड्रॉ करने में बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो वो मटेरियल थिंग को कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि उसको भी प्रोड्यूस किया जाए इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। सॉरी गाइस। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि कोर्ट उसको बोल सकता है कि हाँ भाई मुझे इसकी इंस्पेक्शन करनी है, ये इतना इम्पॉर्टेंट है फैक्ट एंड इशू को डील करने में, आप ले आइए उसको। अब यहाँ पे ये भी एविडेंस के तौर पे लिया जा रहा है। नेक्स्ट इज़, आपने सेक्शन नंबर 280 पढ़ा होगा, 280 ऑफ सीआरपीसी में जब आप 280 पढ़ते हैं तो उसमें डिमीनर की बात की गई है। डिमीनर मीन्स बेसिकली बिहेवियर, कि भाई बिहेवियर क्या है, अपीयरेंस क्या है उस विटनेस की, जो कि रिमार्क्स दे रहा है, कोई स्टेटमेंट दे रहा है इन कोर्ट, उसको भी कोर्ट रिकॉर्ड करेगा एज अ एविडेंस, ठीक है। यहाँ पे ये बात करें कि जो डिमीनर है हमारे मे प्रूव विल बी टेकन इनटू अकाउंट बाय द कोर्ट। सॉरी, सो ये था। नाउ मूविंग फर्दर, कुछ और ऐसे फैक्ट्स भी हैं, नोटिस कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जिनका कोर्ट अगर जुडिशियल नोटिस ले ले तो उसको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। आप निकालिए सेक्शन 57 निकालिए, इसके बाद सेक्शन 57 गाइस, इंडियन एविडेंस एक्ट की बात कर रही हूँ मैं। इंडियन एविडेंस एक्ट में जब आप सेक्शन नंबर 57 निकालेंगे तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट लाइन दे रखी है कि जुडिशियल नोटिस अगर कोर्ट ने ले लिया तो उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है गाइस। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने उनको एक्सेप्ट कर लिया, कोर्ट ने उनको एज एन उनका नोटिस ले लिया है, तो उनको प्रूव करने की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, देयर इटसेल्फ प्रूव्ड। सो कोर्ट उनका जुडिशियल नोटिस ले चुका है तो उनको प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये भी एक एविडेंस के तौर पे माना जाएगा, जो कि हमें 56 बोल रहा है। सॉरी गाइस, 56 था, हाँ 57 था आपका, कि कोर्ट जो है जिनका जुडिशियल नोटिस कोर्ट को लेना है, इट इज़ इटसेल्फ प्रोवाइडेड बाय द लेजिस्लेचर, कि कोर्ट को इन चीज़ों का जुडिशियल नोटिस लेना है। जैसे हमारा इंडियन फ्लैग हो गया, वो हमारे जुडिशियल नोटिस में लेना ही है कोर्ट को, जो कोर्ट पे मैंडेटरी कर दिया गया है, ठीक है। उनको जिनको जुडिशियल नोटिस कोर्ट ले लेगा,
दे आर इट सेल्फ एज एन एविडेंस, तो उनको के लिए भी हमें एविडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। एक ये हो गया। अब इसके अलावा भी हैं कुछ, जैसे आप क्या नाम है 58 देखिए, 58 इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है ये कि जिनका हमने फैक्ट्स को जो एडमिट कर लेंगे, ठीक है, मैं गई कोर्ट में, मैंने बोला जी हाँ हाँ मेरा नाम ये है, मैंने ये किया है और आप देख लीजिए। तो जब मैंने वो चीज़ एडमिट ही कर ली तो उस चीज़ को प्रूव करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। आप गए घर पे, मम्मी ने कहा कि तूने पढ़ाई नहीं करी, तूने कहा मम्मी पढ़ी है, मेरा होमवर्क देख लो, आपने होमवर्क दिखा दिया। अब आपने उस चीज़ को एडमिट कर लिया कि हाँ भाई मैं अपना काम कर चुका हूँ, आपने एडमिट कर लिया, आपने बोल देते, तो जब आपने एडमिट ही कर लिया तो उस चीज़ के प्रूव करने की तो कोई बात नहीं आएगी ना कि हाँ भाई मैं फलाने फलाने बंदे को जानता हूँ, ये मुझे यहाँ मिला था, ये मेरा दोस्त है। तो जब आपने उस चीज़ को खुद एडमिट कर लिया तो आपको उस चीज़ को प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं है, वो भी एक तरीके से ट्रीटेड हो जाएगा एज एन एविडेंस। ठीक है गाइस, अब इसी तरीके से हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं कि ऑर्डर नंबर 18 देखेंगे, रूल नंबर 18, ऑर्डर 18, रूल नंबर 18 ऑफ CPC। उसमें ना देखो लोकल इंस्पेक्शन की बात की गई है, लोकल इंस्पेक्शन बाय द कोर्ट। इसी तरीके से मजिस्ट्रेट करता है CRPC में, ठीक है। तो जो लोकल इंस्पेक्शन कराई जा रही है कोर्ट के थ्रू, वो भी एक तरीके से एज एन एविडेंस के तौर पे ट्रीट करी जाएगी। क्यों? क्योंकि वो कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया है, कोर्ट का काम क्या है, उसको इंस्पेक्शन करने के लिए क्यों बोला, ताकि कुछ एविडेंस इकट्ठे हो सके, कुछ प्रूफ ला सके, ठीक है। तो ये हो जाएगा। इसी तरीके से आप सेक्शन नंबर 315 देखेंगे अगर CRPC का, तो टॉक्स अबाउट द एक्यूज्ड टू बी अ कॉम्पिटेंट विटनेस। कॉम्पिटेंट विटनेस क्यों? जब वो अगर एक्यूज खुद राइटिंग में दे देता है, एप्लीकेशन लगा देता है कि भाई मुझे विटनेस के तौर पे आना है, तो एक्यूज भी एक कॉम्पिटेंट विटनेस के कैटेगरी में फॉल कर जाएगा। तो यहाँ जो एक्यूज भी स्टेटमेंट देगा, वो स्टेटमेंट एज अ विटनेस की तरह ट्रीट की जाएगी कि वो हमें एक विटनेस ने दी है और उसको भी हम एविडेंस मानेंगे, ठीक है। सो ब्रॉडली ये था। हम सेक्शन नंबर 30 की बात भी कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 30 भी आप एक बार देख ही लीजिए, जो हमारा दिया हुआ है, इंडियन एविडेंस एक्ट में ही बात कर रही हूँ गाइस, कि वो कह रहे हैं कंसिडरेशन कन्फेशन ऑफ द को अक्यूज्ड। सो सेक्शन नंबर 30 गाइस, सेक्शन नंबर 30 इंडियन एविडेंस एक्ट का कन्फेशन ऑफ दी। भाई मेरे खिलाफ कोई ट्रायल चल रहा है, मेरे साथ मेरा एक दोस्त था, उन दोनों ने मिलकर मर्डर कर दिया। अब अगर हम दोनों का ट्रायल सेम हो रहा है, सेम ऑफेंस के लिए हो रहा है, हम सेम ट्रायल में हम कंडक्ट किए जा रहे हैं, तो मेरा जो कन्फेशन है, मेरे को एक्यूज्ड जिसने मेरे साथ मर्डर किया है, तो एक का कन्फेशन दूसरे के अगेंस्ट रिलेवेंट हो जाता है, तो उसके भी एविडेंस दिए जा सकते हैं, ठीक है गाइस। तो ये भी हो गया। ये बेसिकली हम देख रहे हैं कि एविडेंस किस किस तरीके से हम ले रहे हैं। एक्सेप्ट द ओरल एंड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, कोर्ट कहाँ कहाँ से कंसिडर कर रहा है चीज़ों को, और जहाँ जहाँ उसको नीड लगती है कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंक्लूजन ऑफ द डिस्प्यूट टू अराइव एट अ डिसीजन टू ड्रॉ एन इन्फ्रेंस, तो कोर्ट उन चीज़ों को कंसिडर कर लेता है एज एन एविडेंस, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। सो बेसिकली हमारा यहाँ पे ये कंक्लूड हो जाता है एविडेंस। बट टाइप्स ऑफ एविडेंस अभी हमारे बाकी हैं गाइस, वो हम कल वाले सेक्शन में करेंगे, जो हम कल सेशन करेंगे। जैसे डायरेक्ट एविडेंस है, इनडायरेक्ट एविडेंस है, अलग अलग काइंड्स के एविडेंस हम डील करेंगे। डोंट वरी, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जस्ट गो थ्रू द वीडियोस। आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, प्लीज़ 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 कमेंट बॉक्स में बताइए, आई क्लियर योर डाउट्स। तो अभी हम इसको डील कर लिया है। इसके बाद सेक्शंस की कैसे कनेक्टिविटी करनी है वो भी हम डील करेंगे गाइस। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब
टू माई चैनल। आपको वीडियोज़ अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे थम्स अप दे दीजिए। एंड टिल देन यू हैव योर जुडिशरी प्रिपरेशन रॉक ऑन एंड बाय बाय गाइस, टेक केयर। हम कल मिलते हैं, कल हम एविडेंस की और काइंड्स करेंगे। बाय बाय।